मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के प्रसिद्ध कथाकार निरंजन देव शर्मा की कहानी अरविंद भाई का कमरा लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। ये सर्दियों के दिन थे, सर्द हवाओं के चलने के दिन और परीक्षाओं के दिन। दोपहर 12-1 बजे तक कोहरा छाया रहता, धूप का नामो निशान तक नहीं। उसके बाद धीरे धीरे फीकी और पीली सी धूप फैलने लगती। मन उचाट सा करने वाले दिन थे। शाम होते होते कोहरा फिर गहराने लगता। हेमंत को लगता कि ये कोहरा बाहर ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उतरता जा रहा है, उसके तन मन को जकड़ता हुआ। उसने मोबाइल उठाकर देखा, 5 बज रहे थे। रजाई हटाकर गर्म जुराबे पहनी। जुराबे पहनते हुए उसे पल भर को माँ का ख्याल आया। माँ के हाथ की बनी हुई जुराबें। माँ को उसने किसी न किसी बीमारी से जूझते ही देखा था, फिर भी बुनाई कताई में लगी रहती थी। मानो बुनना और काटना न हुआ कोई अनुष्ठान हो गया, जिसमें व्यवधान पड़ते ही कोई अनिष्ट घट जाएगा। उधेड़ बुन में उसने बिस्तर के नीचे से निकालकर जूते कसे, मोबाइल से ईयरफोन जोड़ा और चल पड़ा अरविंद भाई के कमरे की ओर। बाहर निकलते ही मोबाइल पर कोचिंग क्लासेस के लिए मंगवाए पैसे अपने अकाउंट में पहुंचने का मैसेज पढ़कर उसकी बेचैनी कुछ कम हुई। उसने रास्ता बदला। साल से ऊपर होने को हो आया था उसे, मनाली के अपने गांव से बीटेक करने सुंदरनगर आए हुए, और जमाने का फासला तय कर लिया था उसने। रितेश से दोस्ती और अरविंद भाई के कमरे तक पहुंचना उसे युग बीत जाने की तरह लगता था। कभी कभी हम एक ही जन्म में कई सारी जिंदगियां जी लेते हैं, और कई बार एक भी ठीक से नहीं। जिंदगी के हर हिस्से का चुनाव हमारा ही हो ये जरूरी भी नहीं। कई घटनाएं अनायास ही घट जाया करती हैं। पहली बार रितेश के साथ वहां जाना हुआ था। रितेश का ट्रेड अलग था। साल भर में पता चल गया था कि कॉलेज के प्लेसमेंट के दावे फर्जी हैं। डिग्री ले चुके अधिकतर छात्र छोटी मोटी कंपनियों में धक्के खा रहे हैं। वो शायद ऊप से उपजी आवारगी ही थी जिसने दोनों को मिला दिया। जून के महीने की बात है। वीकेंड पे घर जाने के बाद वो वापस सुंदरनगर पहुंचा था। पीजी में रहने की आदत हो गई थी, फिर भी हर बार 2-4 दिन लगते ही उसे सेटल होने में। इसी बीच रितेश का फोन आया था। शाम को झील पर मिलने का प्रोग्राम बना था। बाहर गर्मी पड़ रही थी उन दिनों। पीछे के छोटे से कमरे में देसी कूलर लगातार आवाज करता हुआ चलता रहता। बिजली जाने पर आवाज शांत हो जाती, पर मारे गर्मी के उठ बैठ शुरू हो जाती। इंस्टीट्यूट पास में ही था, पर आने जाने में ही दिमाग भन्ना उठता। उसे गर्मी की आदत न थी। शाम ढलने पर लोग राहत पाने के लिए झील किनारे निकल जाते थे। व्यास नदी पर बिजली प्रोजेक्ट के चलते सुंदरनगर में यह कृत्रिम झील तैयार हुई थी। झील पर गोलगप्पे और चाट पकौड़ी की रेडियां लग चुकी थी। एक किनारे गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल लाइन में खड़े हुए थे। लोग खाने पीने में मग्न थे। उसने माहौल पर उचाट सी नजर डाली और रितेश के इंतजार में सड़क के दूसरी तरफ खंबे की टेक लेकर खड़ा हो गया। नीचे शुकदेव वाटिका नजर आती थी। यहाँ काफी सारे लोग जमा थे। बिजली प्रोजेक्ट के विरोध में कुछ बैनर लगे हुए थे। मीटिंग चल रही थी। एक आदमी जोर जोर से कुछ बोल रहा था। उसे वाटिका में इकट्ठा हुए लोगों के साथ सहानुभूति हो आई। तभी जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। रितेश ही होगा। उसने पलट कर सड़क के उस पार नजर डाली। रितेश हाथ हिला रहा था। फोन काट कर उसने हाथ हिलाया और ट्रैफिक की गति नापता हुआ सड़क पार कर गया। दोनों दूर क्षितिज में डूब चुके सूरज की बची हुई लाली को निहारते हुए चल रहे थे। तेरी सेटिंग का कुछ बना? कुछ दूर साथ चलने के बाद अचानक रितेश ने पूछा। खाक बना, बड़ी आइडियलिस्टिक बनी फिरती है। कहती है कि ये समय करियर बनाने का है, खुद भी पढ़ाई पर ध्यान दो और मुझे भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश न करो। ऐसे उपदेश देती है ना। एसएमएस न व्हाट्सएप पर कोई रिप्लाई। हेमंत ने एक पत्थर उठाकर झील में उछाल दिया। मजे में तैर रही आबियां फड़फड़ा कर उड़ी और थोड़ा सा आगे जाकर फिर से पानी पर तिर गई। उसके माथे पर नीली नसें खिंचाई थी। तेरा भी तो भाई टाई अप होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। तू तो यार क्रिकेट का हीरो है, पकड़ ले किसी को भी। खाओ पियो मौज मस्ती करो, थोड़ा लंबा चलाना है तो लिव इन में रह लो। बस इतना ही काफी है। लाइफ लॉन्ग सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं है। रितेश उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे ले जाते हुए बोला। तू तो जानता है यार, ये सब मेरे बस का नहीं। मुझे तो यही लगता था कि कोई है जो मुझे समझता है, मेरे करीब है। गलत कौन है मुझे तो समझ में नहीं आता।
कोई तो चाहिए यार जिससे तुम अपने इमोशन शेयर कर सको। हेमंत रास्ते की रेलिंग पर बैठ गया था। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, पर उसके लिए सब ठहर सा गया था, देर से ठहरे हुए पानी पर टिकी आभियों की तरह। तुम्हारा भीना किस्सा थोड़ा आउटडेटेड है, चल छोड़, आज तुझे नई जगह ले चलता हूँ। सिगरेट जलाते हुए रितेश ने कहा। कहाँ? खोया हुआ सा हेमंत बोला। अरविंद भाई के रूम में चलते हैं। अरविंद भाई का जिक्र बहुत बार रितेश से सुन चुका था। रितेश ने हेमंत को बताया था कि वो अक्सर अरविंद भाई के पास जाता था फिजिक्स समझने। अरविंद भाई रूम लेकर रहता था और उसका रूम रितेश की पीजी से थोड़े ही फासले पर था। क्या करेंगे वहां जाकर? अनमने से हेमंत ने पूछा। तुम चलो तो सही, उठते हुए रितेश ने कहा। 6 बजने को थे, थोड़ी हवा चल रही थी, क्षितिज की लालिमा कत्थई से धूसर हो चली थी। हेमंत का ध्यान न जाने कहाँ था। वो रितेश के साथ साथ चल पड़ा। ऊप से पैदा हुआ भटकाव इसी तरह कहीं भी बहा ले जाता है। इतनी नीरसता पहले कभी ना आई थी उसके जीवन में। रितेश ने एक बार नॉक करने के बाद दरवाजा अंदर की ओर ठेल दिया। अंदर से सिगरेट की तेज गंध बाहर आई। पल भर को वो ठिठका। रितेश ने उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। कमरा क्या था? अरविंद भाई का डार्क रूम था, वैसा ही जैसा उसने बचपन में देखा था जन्नत फोटोग्राफर के यहाँ फिल्म डेवलप करवाते वक्त। जीरो का बल्ब जल रहा था, हल्की रोशनी में धुआं थर्मामीटर के पारे की तरह अटका था। सो रहा है अरविंद भाई, रितेश बोला। आंखें कुछ अभ्यस्त हुई तो हेमंत ने जीरो की लाइट में देखा कि उलझे बालों और बढ़ी हुई दाढ़ी वाला अरविंद भाई मुंह खोले सोया पड़ा था। तब उसने इधर उधर देखा। बगल में स्टडी पर खुली हुई दराज थी। दराज में बुझी हुई सिगरेट के ढेर टोटे थे। उसी टेबल पर किताबों का ढेर लगा था। रितेश ने ट्यूब जलाई। कमरे में उजाला हो गया। उजाले में धुआं भरा हुआ था। रितेश ने कुर्सी पर पड़ी किताबें हटाई और हेमंत को बिठा दिया। अरविंद भाई, ओ अरविंद भाई। जब रितेश ने अरविंद भाई को बाजू से हिलाया तो एक बार हेमंत को शक हुआ कि वो मर चुका है। हालांकि उसने मरे हुए व्यक्ति को सिनेमा और टीवी में ही देखा था, सचमुच में नहीं। उसे अपनी सोच बचकानी लगी। फिर अचानक भूत की तरह उठ बैठा था अरविंद भाई। नींद आ गई थी। तू कब आया? कहते हुए कुर्सी पर जड़ बैठे हेमंत से नजरें मिली अरविंद भाई की। हेलो, झेंपते हुए हेमंत के मुंह से निकला। ये हेमंत है अरविंद भाई, मेरा खास दोस्त। रितेश बोला। हाँ अच्छा, सुना है तुम्हारे बारे में। 12 क्यों बज रहे हैं चेहरे पर? बिस्तर पर आलती पालती मारते अरविंद भाई बोला। तो लगा पास से नहीं कहीं दूर से बोल रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको तगड़ा धोखा दे दिया अरविंद भाई। बगल में बिस्तर पर बैठते हुए रितेश बोला। गर्लफ्रेंड। जग उठाकर गटागट पानी पिया अरविंद भाई ने। गर्लफ्रेंड, चल जरा ज्वाइंट निकाल अलमारी से। अरविंद भाई ने सिगरेट निकाली और हाथ पर तलक यादों की तरह तंबाकू खाली करने लगा। हेमंत को लगा कि वो किसी अंधेरी गुफा में अटक गया है जहां से निकलना मुश्किल है। इस बीच रितेश ने अलमारी में रखा मोबाइल खोलकर बैटरी रखने वाली जगह से जॉइंट की बत्ती निकाली। वो लाइटर जलाकर बत्ती गर्म करने लगा। अरविंद भाई ने बत्ती ली और आगे का गर्म हिस्सा तंबाकू पर गिराकर अच्छी तरह मसलने लगा। सिगरेट वापस भरी और सुलगाई। 2 गहरे कश लेकर हेमंत की ओर बढ़ाई। पीता है? नहीं अरविंद भाई, ये तो बिल्कुल नहीं। सिगरेट अपने हाथ में लेते हुए रितेश बोला। तो फिर यहाँ क्यों ले आया इसे बर्बाद करने को? अरे लगा ले कश, लौंडिया का गम भूल जाएगा। हेमंत को अरविंद का भाई का ठाका हवा में धुएं की तरह फैलता सुनाई दिया। आवाजें गूंजती हुई लग रही थी, कभी दूर और कभी बिल्कुल पास। एक सिगरेट और बन गई थी। थोड़ी देर बाद अरविंद भाई बाहर गया पेशाब करने तो हेमंत के मुंह से निकला। रितेश अब चलो। डरता क्यों है यार, चलते हैं। एक आध कश लगा कर देख, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं यार, मुझे बाहर छोड़ाओ, तबीयत अजीब सी हो रही है। वो किसी तरह बाहर जाना चाहता था। लगता है धुएं से ही चढ़ गई है इसको। अरविंद भाई अंदर आ गया था। धुएं से ही। रितेश ने हंसना शुरू कर दिया था। चल बच्चे, छोड़ा इसको, चढ़ तो तुझे भी गई है। अरविंद भाई ने रितेश की हालत देखते हुए कहा। हेमंत ने उठने की कोशिश की पर उठते ही आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चिंगारियां सी चमकती नजर आने लगी और वह धम से वापस बैठ गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हेमंत के मुंह से निकला। अबे दरवाजा खोल जल्दी, बाहर से हवा आने दे। अरविंद भाई ने तुरंत उठकर खुद ही दरवाजा खोल दिया। चल लालू की दुकान से 2 नींबू ले आ। बंद कमरे में धुआं इसके सर पर चढ़ गया है। रितेश तुरंत लालू की दुकान की ओर भागा।
जब आंख खुली तो हेमंत ने अपने को अनजान कमरे में पाया। बगल में रितेश पड़ा था, आंखें बंद किए। दरवाजा खुला था और खिड़की भी। पानी पीने की इच्छा हुई तो रितेश को पुकारा। रितेश उठ गया। ठीक है तू? अरविंद भाई कह रहा था कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है कभी कभी नहीं पीने वालों को। मैं तो डर ही गया था। पानी का गिलास भरते हुए रितेश बोला, टाइम क्या हुआ है? ये कमरा किसका है? अभी 8 ही बजे हैं। ये बगल का कमरा है, पवन भाई का। वो घर गया है, चाबी अरविंद भाई के पास ही थी, तो तुझे लाकर यहाँ लेटा दिया। ले, थोड़ा नींबू पानी पी ले। हेमंत को सब कुछ सपना ही लग रहा था। तुरंत पीजी पहुंचना चाहता था। इस घटना के बाद हेमंत ने कसम खाई थी कि अरविंद भाई के कमरे में दूसरी बार नहीं जाएगा। वो अपने ग्रुप के साथ ज्यादा रहना चाहता, पर प्रगति वहां भी उससे बात करने से कतराती। दोनों के बीच पुल बनाने की प्रिया की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी थी। उसने कॉलेज मिस करना शुरू कर दिया था। पीजी में पढ़ा, करवटें बदलता रहता। शामें अधिकतर रितेश के साथ गुजरती। वो उसकी सिगरेट शेयर करने लगा था। उसे याद नहीं कब एक दिन उसने नेहरू पार्क के पीछे रितेश के साथ जॉइंट वाली सिगरेट के कष्ट लगाए। बस रितेश ने सिगरेट उसकी ओर बढ़ाई और उसने पकड़ ली, यूं ही ऊब से उबरने के लिए शायद। पर ये ऊब का कारण सिर्फ प्रगति नहीं थी, पर प्रगति के व्यवहार से उसकी ऊब बढ़ जरूर गई थी। कमरे में पड़ा पड़ा इस तरह के विश्लेषण अपने बारे में वो कर लेता था, पर इस ऊब से निजात पाने का रास्ता उसे नहीं मिल पा रहा था। इस तरह फिर से अरविंद भाई के यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब अरविंद भाई के कमरे का अंधेरा उसके जीवन का एक ऐसा सच था जिसे वो बाहर की दुनिया से बांट नहीं सकता था। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका सिलेक्शन क्रिकेट टीम के पहले 11 खिलाड़ियों में नहीं हुआ था। नलवाड़ी मेला पूरे जोरों पर था। सुशांत उसे ग्रुप का वास्ता देकर जबरदस्ती साथ ले गया था। पुराने हिंडोलों पर अब छोटे बच्चे भी कम बैठते थे। नई जनरेशन में कोलंबस का खासा क्रेज था। सबसे पीछे के कोने में वो भी सवार हो गया अपने दोस्तों के साथ। कॉलेज के दोस्त भी उसके जीवन के अंधेरे का सच ठीक से नहीं जानते थे। आखिर अपने जीवन का अंधेरा खुद ही पार करना होता है। झूला चल पड़ा था, पर वह झूले में नहीं, कहीं और था। कोलंबस अपनी गति पकड़ रहा था, आगे जाता, पीछे लौटता, धीरे, फिर तेज और तेज। उतना ही तेज झूले पे सवार युवाओं के समूहों का शोर। हेमंत के लिए इस बाहर के शोर से उसके अंदर का शोर ज्यादा तेज था। ऑल राउंडर था वो टीम का। इंटर स्कूल के कितने ही मैचों में मैन ऑफ द मैच। स्कूल टीम का तो कैप्टन था वो। कॉलेज में आते ही टीम में उसकी सिलेक्शन हो गई थी। कोच सर बहुत खुश थे उससे। कहते थे गांव का ये लड़का बहुत आगे जाएगा। शिमला के साथ रोमांचक फाइनल था। अंतिम गेंद जीत के लिए सिर्फ 3 रन और फुल टॉस पर उसका शानदार छक्का। टीम ने कंधों पर बिठाकर पूरे स्टेडियम में उसे घुमाया था। हेमंत आचार्य, मैन ऑफ द मैच। उसके कानों में ये शब्द अब भी गूंजते थे। कोलंबस ने पूरी गति पकड़ ली थी। ट्रॉफी के साथ कॉलेज में पूरी टीम का स्वागत हुआ था। उसके शानदार प्रदर्शन के चलते कॉलेज ने पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा किया था। वी आर प्राउड ऑफ यू माई सन, प्रिंसिपल यादव ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन हेमंत, चुप रहने वाली प्रगति ने पहली बार उससे कहा था। इसके बाद स्पोर्ट्स में व्यस्त रहने के चलते छूट गई कक्षाओं के नोट्स भी उसे प्रगति ही देती थी। सेकंड टर्म में 78% थे उसके, तो प्रगति के 92%। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रगति, अब बधाई देने की उसकी बारी थी। सेम टू यू। इतनी क्लासेस मिस होने के बावजूद तुम्हारे नोट्स की वजह से प्रगति, हेमंत, दीपक, सुशांत और प्रिया, पढ़ने लिखने वाले 5 लोगों का अच्छा सा ग्रुप बन गया था। अच्छे दोस्तों की तरह बातें शेयर करते, टिफिन भी और नोट्स भी। लड़कियों से शर्माने और दूरी बनाए रखने वाला हेमंत दोस्ती से आगे बढ़कर सोचने लगा था। और जितना इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करता, उतना ही परेशान रहता। हेमंत उठो, कहाँ खो गए? कोलंबस रुक गया था। दीपक ने उसे हाथ बढ़ाकर उठाया। सिलेक्शन न होने से अपसेट है। डोंट वरी यार, हम सब जानते हैं तू बेस्ट है, पर प्रैक्टिस में नहीं आएगा तो कोच सर भी क्या करेंगे? दीपक सांत्वना दे रहा था और हेमंत के कानों में कोच के शब्द गूंज रहे थे। दिस इज ड्यू टू योर प्रीवियस रिकॉर्ड दैट यू आर अमंग 15. You are talented, but I am surprised. What happened to you? How much you have changed? मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी पड़ेगी। हेमंत को दोस्तों के बीच भी अकेला महसूस होता। मैं चलता हूँ यार। उसे अरविंद भाई के यहाँ जाने की तलब उठी। अब तो रितेश ही तेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब कहाँ हम लोगों के साथ रहता है तू? सुशांत ने शिकवा किया। 2 बजे की फिल्म जा रहे हैं, शुकदेव में आएगा? सुशांत के सवाल को अनसुना करके आगे निकल गया वो।
उसे लगा पीठ पीछे सभी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। कोई जानता नहीं था कि इस बंद ताले की चाबी अरविंद भाई के कमरे में है। तलब होने पर वह अरविंद भाई के यहाँ अकेला ही पहुंच जाता। अब तो अरविंद भाई भी पूछता था, कुछ लाए हो या गुरु के घर खाली हाथ? भोलेनाथ का प्रसाद न समझना प्यारे कि जब चाहो पा जाओ। उस दिन हेमंत को ठेस पहुंची थी। बचपन में उसने दादी से अंजू मीनारा की कहानी सुनी थी। उसे लगता था कि उसका सर भी अंजू मीनारा की तरह अरविंद भाई के कमरे में लटका रहता है, जिसे वही धड़ से जोड़ सकता है। क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चरर उसके कानों में तो गूंजते पर जहन में न उतार पाते। एक ऐसी तंद्रा जो मानो सर को धड़ से अलग किए हो। वो अपने आप को बेबस पाता। मोबाइल पर कोचिंग क्लासेस के लिए मंगवाए पैसे अपने अकाउंट में पहुंचने का मैसेज पढ़कर हेमंत ने जो रास्ता बदला था तो सीधा एटीएम पर पहुंचकर रुका था। वहां से उसके कदम करारे नोट गिनते हुए तरलोचन लाले की दुकान की ओर बढ़ गए थे। तरलोचन अरविंद भाई की सिफारिश के बिना किसी नए आदमी को माल नहीं देता था। वो दो एक बार अरविंद भाई के साथ वहां गया था तो माल मिलने लगा था। झील के मोड़ पर ही तरलोचन लाले की दुकान थी। तरलोचन भाई कहकर उसने 100-100 के दो नोट काउंटर पर रख दिए। कंटोपा पहने तरलोचन बुत्सा दुकान में खड़ा था। उसने पल भर हेमंत को देखा, फिर दुकान में बने तंग दरवाजे के अंदर गया और बाहर आकर बिना कुछ बोले हेमंत के हाथ में जॉइंट धर दिया। सिगरेट का पैकेट लेकर वह चौक पर आ गया। अरविंद भाई के कमरे से अधिक महफूज ठिकाना भी कोई न था। जॉइंट देखकर अरविंद भाई खुश हो जाएगा, उसने सोचा। वो पैदल ही चल पड़ा। अरविंद भाई के घर की ओर बढ़ते हुए उसे पिता का ख्याल आया, जो अब पेंशन से घर का खर्चा चलाते थे और हमेशा हेमंत को पढ़ने और खूब मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। उसे प्रताप भाई का भी ख्याल आया, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहे थे। उन्होंने खुद ही प्रोस्पेक्टस भरवाकर पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स की प्रवेश परीक्षा उससे दिलवाई थी। 1 साल का ही तो फर्क पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। पर इतना तो तू भी समझ गया होगा कि जैसी जगह से तू बीटेक कर रहा है कहीं ढंग की प्लेसमेंट नहीं होगी। माँ बाप का लाखों लगाने के बाद भी कई बीटेक खाक छान रहे हैं। 10-15 हजार की नौकरियां पकड़कर मुंह छिपाते फिरते हैं। चप्पे चप्पे पर तो कॉलेज खुल गए। किसको नहीं एडमिशन मिलती आजकल बीटेक में। कितने ही प्राइवेट कॉलेजों की तो सीटें खाली रह जाती हैं। कैसे तो मारे मारे फिरते हैं ये लोग एडमिशन ढूंढने के लिए। मेरी मान पीयू में बीएससी ऑनर्स के लिए अप्लाई कर दे। नया नया कोर्स शुरू हुआ है, सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस में सीट मिलेगी। गांव में प्रताप भाई की सभी इज्जत करते थे। आखिर बहुत गरीब परिवार से निकलकर यहाँ तक पहुंचे थे प्रताप भाई। पिताजी कहते, भाई प्रताप, इस जमाने की पढ़ाई बदल चुकी है, अब हमें तो पता सता नहीं चलता, तू ही इसे ठीक से गाइड कर। आप चिंता न करो ताऊ जी, भगवान ने चाहा तो चंडीगढ़ पहुंचा दूंगा इसे। कहीं न कहीं हेमंत के मन में भी पैठ चुकी ऊब से उबरने की कसक बाकी थी। अंधेरी गुफा से बाहर निकलने की छटपटाहट भी थी कहीं। प्रताप भाई ने पिछली परीक्षाओं के पेपर जुटाकर हर तरह से उसकी मदद की थी। उसने भी तैयारी करके परीक्षा दे दी थी। पिताजी ने कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका था, क्रिकेट खेलने के लिए भी नहीं। कभी पैसों की तंगी की बात भी नहीं की थी। इन्हीं छुट्टियों में उसके कानों में माँ पिताजी की बातें पड़ी थी। आरती अपने घर में खुश है, कुछ ही सालों में हेमू भी सेटल हो जाए तो 3 धाम की यात्रा पर जाएंगे। माँ कह रही थी, कुछ खोया खोया सा रहता है इन दिनों, न जाने क्यों फिक्र होती है, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। थोड़ी देर बाद माँ फिर बोली थी, बात तो करो उससे एक बार, क्या पता कोई ऐसी बात हो जो बोल न पा रहा हो। माँ आशंकित हो उठी थी। सुनकर पिताजी कुछ नहीं बोले थे। कुछ सोचते रहे होंगे। उन्हें किस तरह की आशंका रही होगी, वो ठीक से जान नहीं पाया था। क्या पिताजी मुझे इस अंधेरी गुफा से निकाल सकते हैं जहाँ मेरा सर टांग कर रख दिया गया है? पिता ही तो बचपन से लेकर हर समस्या का समाधान करते आए हैं, लेकिन वो इस गुफा के बारे में पिताजी को बताए भी तो कैसे? इसी ऊहापोह में उसने रास्ते में पड़े बियर के खाली केन को जोर से किक मार दी। केन टन टन करता हुआ ढलान पर लुढ़क गया। उसे बचपन याद हो आया। 5 रुपए की भी कीमत हुआ करती थी। एक बार 5 रुपए लेकर वह मेला देखने निकला था। मेले में मदारी का खेल चल रहा था। गोल दायरे में खड़े लोगों के बीच वो भी घुस गया। मदारी ने चाकू से जमूरे की जीभ काट ली थी।
बड़ा ही जी दहलाने वाला दृश्य था और मदारी के करामात से जी फिर जुड़ गई थी। अब सबसे हैरत अंगेज खेल होने वाला था। मदारी टोकरे के अंदर काले कपड़े में बंद झुमोरे का सर काटने वाला था। पापी पेट का सवाल है कहकर उसने बड़ा सा चाकू झुमूरे की गर्दन पर गड़ा दिया था। खून से उसका हाथ भीग गया था और कपड़ा भी। कपड़े के अंदर झुमूरे की गर्दन एक और लटक गई थी। जमूरे ने कपड़े के अंदर सर को धड़ से जुदा दिखाते हुए दुहाई दी थी, कोई अपनी जगह से ना हिले। फिर न कहना 50 कदम चलकर चक्कर आ गया, खून की उल्टी हो गई। जमूरे की जान का ख्याल करो, जेब में जो हो दान करो, जो छिपाएगा बद्दुआ पाएगा। उसे भली प्रकार याद है कि जेब में 5 रुपए के नोट को उसने भींच लिया था। वह जानता था कि खेल के अंत में जमूरा जिंदा निकल आएगा। यदि उसने रुपए नहीं दिए और 50 कदम चलने के बाद उसे कुछ हो गया तो वो ऊहा-पोह में था। उसे याद आया पिताजी का कहना कि ये सब ठगी है, वो छोटे स्तर की है। रोजी रोटी के लिए लोगों की भावनाओं को छलना मदारी का पेशा है। इस दुनिया में कई तरह के मदारी, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सबने अपने अपने छोटे छोटे चक्रव्यूह रच रखे हैं, पर कोई भी चक्रव्यूह इतना बड़ा नहीं होता कि उसे भेदा न जा सके। कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं होता कि उससे उबरा न जा सके। बस इंसान में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विचार तंद्रा टूटी तो उसने गहरी सांस ली। वो अरविंद भाई के कमरे के बाहर खड़ा था। पहले उसने दरवाजा खटखटाया और फिर अंदर की ओर धकेल दिया। अरविंद भाई के कमरे से हेमंत निकला तो ठीक टेर में था। अंधेरा घेर आया था और कोहरा भी। झील के किनारे बिजली के खंभों की रोशनी कोहरे में फंसी हुई बाहर निकलने की कोशिश करती प्रतीत हो रही थी। खंभे के नीचे रोशनी के धुंधलके में उसे कुछ नजर आया। बोरी के टुकड़े पर टांगों में मुंह घुसाए सो रहा कुत्ता उसकी आहट से चौकन्ना हो गया था। आशंकित निगाहों से उसके कदमों को नापता कुत्ता अपने आसन पर जमा रहा, फिर हेमंत के पीछे पीछे चल पड़ा। हेमंत ने घूमकर किक जमा दी। कुत्ता च्याऊ च्याऊ करता रास्ते से नीचे की ओर उतर गया। साला कुत्ता, अरविंद भाई उसके मुंह से निकला। रात में हेमंत ने देखा अरविंद भाई और रितेश खुखरी और हाकी लिए उसका रास्ता रोके खड़े हैं। रितेश उससे कह रहा है कि अरविंद भाई से गद्दारी की सजा मौत होती है। वो पसीने पसीने है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अगले ही पल वो प्रताप भाई को दृश्य में पाता है। प्रताप भाई उसके आगे आकर खड़ा हो गया है। खुद उसके हाथ में साइकिल की चेन चली आई है। वो अचानक अपने आप को प्रताप भाई के कंधे पर पाता है। वह जोर जोर से साइकिल की चेन घुमा रहा है। प्रताप भाई उसे कंधे पर उठाए आगे बढ़ रहा है। अरविंद भाई और रितेश बचाव में पीछे पीछे हट रहे हैं। वह जोर जोर से उन्हें गालियां भी निकाल रहा है। नींद टूट जाती है। वह सचमुच पसीने से तरबतर है। मोबाइल उठाकर टाइम देखता है। सुबह के 6:30 बज रहे थे। सर भारी हो रहा था। उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसने उठने का फैसला किया। बोतल उठाकर पानी पिया। मुंह धोने से पहले उसने आईने में आंखों के पास की सूजन को ध्यान से देखा। स्पोर्ट शूज पहनकर ताला लगाया और बाहर निकल आया। भागता हुआ झील के ट्रैक तक आ पहुंचा। सर्दी में माथे पर पसीना आ चुका था। झील का चक्कर पूरा करके ही दम लेगा वह, उसने सोचा। पर आधा चक्कर होने पर ही दम उखड़ने लगा था। वापस लौटा तो खंबे के नीचे वही कुत्ता बोरी के टुकड़े पर गुडी मुड़ी हुआ पड़ा था। कुत्ते ने आहट सुनकर सर ऊपर उठाया। हेमंत उसे देखकर मुस्कुराया और सीटी बजाता हुआ पुचकारने लगा। कुत्ता थोड़ी देर उसे संशय से देखता रहा, फिर अंगड़ाई लेकर पीठ सीधी की और उसके पीछे पीछे हो लिया। झील के रास्ते से बस स्टैंड की पगडंडी पर उतरकर उसने बिशन को चाय का ऑर्डर दिया और बिस्किट का पैकेट खरीदकर आधे बिस्किट कुत्ते की ओर उछाल दिए। कुत्ता पहले घबरा कर 2 कदम पीछे हटा, फिर बिखरे हुए बिस्किटों में उलझ गया। वापस आकर नाश्ता किया। जेब में पड़ा मोबाइल बज रहा था। प्रताप भाई का फोन था। हेमंत, तैयार हो जा पार्टी के लिए, लिस्ट आ गई है, 21वां नंबर है, पीयू में एडमिशन हो गई है तेरी। सुबह सुबह मजाक तो नहीं कर रहे प्रताप भाई? अपने छोटे भाई से ऐसा मजाक करूंगा क्या? विश्वास नहीं हो रहा तो नेट पर लिस्ट चेक कर ले। 26 को काउंसलिंग है। तू तो बस बोरिया बिस्तर उठाकर चंडीगढ़ चला। यस, उसने हवा में मुक्का उछाल दिया। पिताजी को फोन पर खुशखबरी देकर वह घर जाने के लिए बैग पैक कर ही रहा था कि मोबाइल फिर बज उठा। उसने मोबाइल उठाकर देखा। अरविंद भाई। एक क्षण देखकर उसने रिंगिंग टोन को साइलेंट पे कर दिया। उसे बीती रात कुत्ते वाला दृश्य याद आ गया। अनायास वह हंस पड़ा और फिर से बैग पैक करने में जुट गया।
तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।